तो दोस्तों, हम लोग अब नौकरशाही उपागम को पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को पढ़ेंगे। हालांकि ये मोर प्रिसाइजली यूनिट 9 का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब पढ़ते हैं हम लोग तो इसका भी संदर्भ लिया जाता है। विभिन्न जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनका कंपैरेटिव अध्ययन भी किया जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से बना है। इसका तात्पर्य है सरकारी अधिकारी की मेज पर बिछाया जाने वाला कपड़ा। लैटिन भाषा में ब्यूरो का अर्थ है डेस्क या लिखने की मेज। कृषि का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ सरकारी अधिकारियों का शासन या डेस्क सरकार। संक्षेप में नौकरशाही सरकारी कार्मिकों का वह समूह होता है जो विधायिका एवं राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करता है। नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी जो विद्वान थे विंसेंट डी गोर्ने ने 1745 में किया था। गोर्ने ने कहा, फ्रांस में एक बीमारी आई है जिसे ब्यूरोनोमिया कहा जाता है। 19वीं सदी में इसका हासकारी प्रयोग सारे यूरोप में किया जाने लगा। जहां जहां सरकार में निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण एवं सरकारी कर्मचारियों की स्वच्छाचारिता दिखाई पड़ती थी, वहीं उसे नौकरशाही कहा जाने लगा। तो एक प्रकार से निगेटिव सेंस में नौकरशाही को प्रयोग, निगेटिव वर्ड के रूप में नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे इसका भावार्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व यानी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर जटिल प्रक्रियाओं एवं निहित स्वार्थों से लिया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इसे पार्किंसंस लॉ की प्रतिमूर्ति मान लिया गया। इसका तात्पर्य था कि सत्ता, साम्राज्य निर्माण, साधनों का अपव्यय एवं आत्म प्रसार। पार्किंसंस लॉ का तात्पर्य है काम में वृद्धि न होने पर भी कर्मचारी वर्ग की संख्या का बढ़ते चले जाना। तो भारत में 1991 के पहले तक जो बैंक है, बैंकों में बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं हुआ करता था, लेकिन जितने भी जो राजनेताओं की जान पहचान के लोग हुआ करते थे उनको नौकरी मिल जाती थी। तो आज भी आप देखते होंगे कि बैंकों में बहुत सारे लोग आई वही बहुत पुराने लोग जो हैं उनको लगा दिया जाता था, बैंक में, रेलवे में। तो ये सब एक प्रकार से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती थी, लेकिन काम कुछ नहीं होता था। फिर FM मार्क्स ने अपनी कृति एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी 1957 में लिखा कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग मुख्यतः 4 रूपों में किया जाता है। पहला, नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है, एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे प्रबंधन में अवरोध पैदा करती है। फिर नौकरशाही एक बड़ी सरकार है, यह आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा एक विशाल संगठन है। नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है जो स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। मैक्स वेबर जैसे विचारक जहां नौकरशाही को सामूहिक क्रियाओं का तार्किकीकरण यानी रैशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज मानते हैं, वही माइकल क्रोजियर के अनुसार नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है। FM मार्क्स का कथन सही प्रतीत होता है। करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना, परंतु जिस किसी ने भी सुना है वह या तो उसके प्रति शंकालु है अथवा यह समझता है कि नौकरशाही शब्द किसी न किसी बुरी बात से संबंधित है। जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपनी कृति थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में नौकरशाही का जो आइडल मॉडल दिया है, उसके बाद यह राजनीतिक अध्ययन का मुख्य विषय हो गया है। वेबर ने नौकरशाही का अनुभाविक विश्लेषण नहीं किया, बल्कि केवल एक आदर्श प्रकार का अध्ययन किया है। नौकरशाही के फंक्शन क्या होते हैं? सरकार के कानूनों एवं नीतियों को लागू करना, सरकार के नीति निर्माण में सहायता करना और फिर जनहितों का स्पष्टीकरण एवं समूहीकरण करना। सरकारी मशीनरी नीति निर्माण में सलाह एवं नीति क्रियान्वयन के दौरान हित समूहों एवं दबाव समूहों के संपर्क में आती है, अतः जनहितों की उसी के आधार पर पूर्ति करती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थिरता एवं निरंतरता लाना, निष्पक्ष, तटस्थ व स्थायी नौकरशाही राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व लाती है। विशेषकर विकासशील देशों में जहां मंत्री एवं सरकारें आती जाती रहती हैं, वहीं नौकरशाही ही व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करती है। तो भारत में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमेशा सेम रहती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भले ही आप सरकार बदल दीजिए, बीजेपी से कांग्रेस ला दीजिए या कांग्रेस से बीजेपी ला दीजिए, लेकिन ओवरऑल जो ढांचा है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ढांचा ब्यूरोक्रेसी बनाती है, और ब्यूरोक्रेसी आज 50 साल से काम कर रही है, तो वो लोग तो चेंज होने वाले नहीं है ना। बात ये है, सरकारें तो बदल जाएंगी। नौकरशाही शक्तिशाली होने के कारण एवं निवारण, तो नौकरशाही संगठन के लोगों की विशेष स्थिति एवं उनकी ताकत के कारण उन्हें सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है। रॉबर्ट मिशेल, जेम्स बरहम, मैक्स वेबर तथा लियोन ट्रॉट्स्की ने इस संदर्भ में काफी कुछ लिखा है। मिशेल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लौह नियम के तहत परिभाषित किया है, जहां अभिजन वर्ग में शामिल नौकरशाह लोकतंत्र का अपहरण कर लेते हैं। जेम्स बरहम ने अपनी
कृति मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन में कहा है कि किसी भी क्रांति के बाद कोई अमूल चूल परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप बीजेपी से कांग्रेस ला दीजिए या कांग्रेस से बीजेपी ला दीजिए, बस मैनेजर्स बदल जाते हैं, तो वही मंत्री बदल जाएंगे बस। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई के बाद भी रूस में सर्वहारा की तानाशाही की बात कही जाने लगी, पर हकीकत में सिर्फ मैनेजर ही तो बदले थे। पहले ये मैनेजर पूंजीपति के थे, क्रांति के बाद साम्यवादी दल के आ गए। इस अर्थव्यवस्था पर हमेशा नौकरशाही मैनेजर ही काबिज रहते हैं। मैक्स वेबर ने इस संदर्भ में आयरन केज की चर्चा की है, लौह पिंजरे की बात की है, जहां नौकरशाही आम जन से दूर रहते हुए अपनी विशेष सज्जनवादी संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो आज भी आप नौकरशाह हैं, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर, कमिश्नर या एसपी, जाने की हिम्मत नहीं है आम आदमी की, भाई साहब ये व्यवस्था है। तो ये एक आयरन केज में, लोहे के पिंजरे में रहते हैं और एंटरटेन ही नहीं करते ना लोगों को। ये तो एक डर माहौल बना के रखते हैं कि अच्छा अथॉरिटी है तो लोग डरें इससे, है ना। अगर आप आसानी से इनसे मिलने लगे, है ना, फ्रिक्वेंटली, आपको डर है समाप्त हो जाएगा। पुलिस से अगर ये अच्छे से आपसे व्यवहार करने लगे तो डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा तो फिर ये वसूली कैसे करेंगे, या ये आपसे अपने हिसाब से काम कैसे करवाएंगे आपसे। तो एक गैप हमेशा मेंटेन करके रखते हैं ये, है ना। एक, चाहे आप बने या हम बने, कोई भी हो, एक गैप ये मेंटेन करके रखते हैं कि उनको पता होना चाहिए जनता को कि हम राजा हैं या हम शासक हैं और ये शासित है। तो एक गैप मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि जनता को कहीं ना कहीं दमित किया जाए, जनता को कहीं ना कहीं दबाया जाए। लियोन ट्रॉट्स्की ने, जो कि रूस के इस समाजवादी नेता ने, परमानेंट रिवॉल्यूशन के साथ साथ नौकरशाही के संदर्भ में काफी लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशन बिट्रेड, क्रांति में धोखा, 1937 में स्टालिन पर आरोप लगाया कि उसने सैनिकों के साथ धोखा करते हुए इस सार में सर्वहारा की तानाशाही के बजाय नौकरशाही की तानाशाही यानी ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की स्थापना कर दी है। ट्रॉट्स्की ने लेनिन बात को ब्यूरोक्रेटिक डिजेनरेशन, नौकरशाही अधपतन के रूप में वर्णित किया है। नौकरशाही शक्तिशाली होने के कारण क्या, तो नीति निर्माण की प्रक्रिया से नौकरशाही की केंद्रीय स्थिति है। क्योंकि पॉलिसी यही बनाएंगे तो ये अपने ही हित में पॉलिसी बनाएंगे, है ना। बात यह है, मंत्रियों एवं नौकरशाहों के मध्य तार्किक चयन संबंध, रेशनल चॉइस रिलेशन से तात्पर्य है कि मंत्री नौकरशाही का फायदा उठाते हैं, वहीं नौकरशाह पदवृद्धि, पदोन्नति, पोस्टिंग आदि में मंत्रियों का फायदा उठाते हैं। तो दोनों के संबंध भिन्न भिन्न होते हैं कि आप थोड़ा सा हमारा ये काम देख लो, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद आपको एसडीएम बना दिया जाएगा या आपको, है ना, डीजी, आईजी, फलाना ठिकाना सब बनना दिया जाएगा। तो ये दोनों के लिए बातें स्पष्ट रहती हैं। नौकरशाहों का विशेष सम्मान एवं उनकी विशेषज्ञता, तो देयर एक्सपर्टीज एंड स्पेशल नॉलेज, अर्थात ब्यूरोक्रेटिक नो बेस्ट या ब्यूरोक्रेट्स नो द बेस्ट। तो अब यही है कि हाई इसकी परीक्षा पास करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। नॉलेज तो खैर होता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। शक्ति पर नियंत्रण के उपाय, तो राजनीतिक जवाबदेही व उत्तरदायित्व का निर्धारण, तो जनता विधानमंडल के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए। फिर प्रति नौकरशाही एनकाउंटर ब्यूरोक्रेसी का निर्माण, इसके तहत सार्वजनिक कार्य किसी निजी एजेंसी के हाथों में सौंपना शामिल हो सकता है। तो सार्वजनिक काम निजी एजेंसी को दे दीजिए, आप जो पब्लिक स्पीयर है उसको हटा दीजिए, तो क्या होगा, जैसे निजी एजेंसियां हर व्यक्ति को क्लाइंट की तरह ट्रीट करती हैं, उसका सम्मान करती हैं, वैसे यहाँ भी वो होगा और एफिशिएंसी आएगी, है ना, एफिशिएंसी आएगी और एटीट्यूड थोड़ा सा उनका, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग रहेंगे उनका एटीट्यूड थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बात ये आरटीआई, फिर नागरिक चार्टर यानी सिटीजनशिप, जो सिटीजन चार्टर है आदि के द्वारा बाध्यता का विकास किया जाए। ओम्बुड्समैन, लोकपाल आदि संस्थाओं का निर्माण किया जाए। सिविल सेवा का राजनीतिकरण, जैसे कि यूएसए में प्रतिबद्ध नौकरशाही है, तो आप सिविल सेवा का राजनीतिकरण कर दीजिए, एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेके चलिए। तो आप ये मत कहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोक कल्याण का काम करेगी, बस जो सरकार है उसी के पद चिन्ह पर चलेगी। तो एक स्पष्ट हो जाए कि चलिए ये तो काम करने वाले हैं नहीं, तो ना जो विरोधी पार्टी के लोग होंगे तो जाएंगे नहीं उनके पास। सबसे बड़ी बात, नौकरशाही एवं विभिन्न विचारक, तो मैक्स वेबर ये जर्मनी के हैं। मैक्स वेबर व नौकरशाही एक दूसरे के पर्याय हैं, ये बात भी याद रखिएगा। वेबर को नौकरशाही एवं पूंजीवादी राष्ट्रीयता का सेंट पॉल कहा जाता है। वेबर वह प्रथम विद्वान है जिसने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया है। इस संबंध में उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1920 में आती है। मैक्स वेबर ने कभी नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया, उसने नौकरशाही की विशेषताओं का वर्णन करते हुए नौकरशाही के आदर्श रूप आइडल टाइप की चर्चा की। तो मैक्स वेबर से जुड़ी शब्दावलियां हैं आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आयरन केज और सत्ता का त्रिवर्गीय
वर्गीकरण यानी ट्राइपार्टाइट क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। तो वेबर का प्रसिद्ध नौकरशाही उपागम उसके सत्ता सिद्धांत अथॉरिटी कॉन्सेप्ट का अंग है। वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई है, 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी, तो राजतंत्र, वृद्धतंत्र, यानी जब हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ये जो मोनार्किकल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जापान में है, नेपाल में है, तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी ही तो है। रीति रिवाजों एवं परंपराओं के कारण आदेश माने जाते हैं। तो हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं, उनकी बातें मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि परंपरा है, रीति रिवाज है, हमारे पिताजी करते आ रहे थे, पिताजी के पिताजी करते आ रहे थे, तो हम भी करते आ रहे हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें प्रशासनिक तंत्र का निर्माण निजी सहायकों, नौकरों तथा रिश्तेदारों से होता है। तो यहाँ पर यही आप अपने मन के लोग लाते हैं, या एक प्रकार से जैसे ब्रिटेन जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्हीं के जो चेले चपाटे थे, उन्हीं को नौकरियां दे दी जाती थी। तो ये बात है। फिर कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, करिश्मे का कारण अधिभौतिक, अधिदैवी व अतिमानवीय गुणों का आरोपण है, श्रद्धा पर आधारित है। ये अलौकिक शक्तियां, जादुई ताकत या असाधारण गुणों के कारण आदेश मानते हैं। तो गांधी के पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उनका करिश्मा था, है ना। गांधी जी अगर कुछ कह देते थे तो लोग उनके पीछे किसी बात को लेकर खड़े हो जाते थे, है ना। तो यही बात है। फिर नेहरू हो गए, रूजवेल्ट हो गए, चर्चिल, हिटलर आदि की सत्ता इसमें विश्वस्त अनुयायी अथवा शिष्य प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करते थे। तो बाह मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट यही है। मोदी जी की अथॉरिटी कैसी है अगर क्लासिफाई करना पड़े तो ये कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है, या इतना मतलब वो है कि लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। वैधानिक तार्किक सत्ता, लीगल रैशनल अथॉरिटी, तो प्रभु सत्ता या प्रभुत्व एवं सत्ता का आधार तार्किक कानून है, जो रूल ऑफ लॉ है। आदेश देने वाला और उसका पालन करने वाले की शक्ति कानून से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए नौकरशाही का आदर्श रूप। सबसे तर्कपूर्ण एवं दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था इसी सत्ता में पाई जाती है। इसमें योग्यता आधारित नौकरशाही प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करती है। तो अगर आपके पास मेरिट है तो आप प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करेंगे, नहीं तो आप बाहर कर दिया जाएगा। वेबेरियन मॉडल, वेबर के नौकरशाही की आइडल टाइप की या आइडल मॉडल की विशेषता है। सम विभाजन होगा इसमें हायरार्की होगी, है ना। तो एसडीएम होगा, फिर डीएम होगा, फिर उसके ऊपर जो है ना, मतलब जो स्टेट का चीफ कैबिनेट मंत्री होता है, तो ये सब रहते हैं, मतलब हायरार्की रहती है बेसिकली। फिर नियमों से संचालित होती हैं चीजें, और कार्य एवं शक्ति का पूरी तरह से परिभाषित होते हैं। और इम्पर्सनल, यानी कि पर्दे के पीछे का रोल इनका रहता है, व्यक्ति नहीं पद की सत्ता होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई काम, है ना, जैसे मान लो मोदी सरकार है ना, तो अगर सरकार ने कोई काम किया तो भले ही जो निर्णय है या कि नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसी ब्यूरोक्रेट की रही, लेकिन वो सामने नहीं आएगा। नीति किसकी होगी? मोदी जी की होगी। अगर फेलियर भी होगा तो मोदी जी का होगा। इम्पर्सनल रहते हैं वो, उनका मतलब श्रेय टाइप का नहीं लेते हैं वो, या इन द सेंस कि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। फिर स्वतंत्र अनुबंध रहता है इनका। योग्यता आधारित भर्ती रहती है, तो यूपीएससी के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। भारत में अन्य जगह तो अन्य सिस्टम होगा। निष्पक्षता एवं तटस्थता प्रतिबद्ध नहीं है, तो भारत में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है, निष्पक्ष है ये। चाहे बीजेपी, कांग्रेस है या आईएनसी की सरकार है, ये निष्पक्ष रहते हैं बेसिकली। फंडा यही है। हालांकि अब आजकल तो कोई ज्यादा निष्पक्ष रहता नहीं है, बट ठीक। आजीवन व्यवसाय रहता है इनका। तो अगर एक बार नौकरी लग गई तो कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है, इन केस कि आप बहुत ज्यादा कोई गलत काम ना कर दें। निजी हित और लोक हित से इनका जो अलग रहता है, निजी हित लोक हित से अलग रहता है। फिर अधिकतम कार्य कुशलता, किसी कार्यालय का धारक उक्त कार्यालय का मालिक नहीं होता है, तो अधिकारी ना तो पद और ना ही पद से जुड़े संसाधनों पर अपना निजी अधिकार जताता है। तो ये आप किसी विभाग के मालिक नहीं होते हैं, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। आप उसको केवल एक अधिकारी होते हैं, एक मैनेजर की तरह काम करते हैं। नियमित वेतन एवं पेंशन मिलती है, लिखित रिकॉर्ड रहता है इनका, और कार्यालयी पद है कि अधिकारी का एकमात्र पेशा होता है। मतलब कि कुल मिला के ये प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। वेबर का नौकरशाही का यह आइडल मॉडल है जो कहीं नहीं मिलता है। वेबर के सिद्धांत को मूल्य निरपेक्ष माना जाता है, वैल्यू न्यूट्रल माना जाता है। वेबर ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए लिखा है कि नौकरशाही अपनी प्रभुत्व एवं सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने ज्ञान व अभिप्रायों को छुपा कर रखती है, नॉलेज को छुपा कर रखा जाता है। इसके लिए नौकरशाही ने सरकारी गोपनीयता की अवधारणा का आविष्कार किया है ना। तो भारत में 2005 के पहले अगर आप कोई सूचनाएं मांगते थे तो आसानी से दी नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर सूचनाएं रिवील हो गई, है ना,
कोई भी अधिकारी पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सूचना होती है। आरटीआई के माध्यम से क्या हुआ, अधिकारी को सूचना देनी पड़ जाती, तो अब सूचना देनी पड़ गई तो फिर आपकी जो अथॉरिटी है कहीं ना कहीं आप उस पर कोई घपला नहीं कर सकते, लाल फीताशाही नहीं कर सकते, आप किसी अपने को नौकरी नहीं दे सकते, आपको विवरण देना पड़ेगा। तो अगर जितना ज्यादा उस सूचनाओं को दबा के बैठेंगे उतना ज्यादा जनता उनसे सवाल नहीं पूछ पाएगी और उतना ज्यादा जनता उनसे डरेगी। अगर चीजें पब्लिक हो गई, अब सोच लो अगर किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, चीजें पब्लिक हो गई, आप डरोगे उससे, चार थप्पड़ अलग अलग जाके मारा होगे। तो यही बात है कि जितना ज्यादा सूचनाएं दबी रहेंगी उतना ज्यादा एक प्रकार से जो उत्तरदायित्व है उनका नहीं होगा। तो इस गोपनीयता के जरिए वो अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्व को आलोचकों से बचाकर रखते हैं। नौकरशाही संसद के प्रतिनिधियों तक को सूचना देने से कतराती है। वेबर ने लिखा है कि नौकरशाही स्वभावतः एक शक्तिहीन और कम सूचनाएं व जानकारी रखने वाली संसद का स्वागत करती है, क्योंकि संसद की अज्ञानता नौकरशाही के हितों की रक्षा करती है। वेबर ने अपने महत्वपूर्ण लेख पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट 1918 में पुस्तक में इस बात का विचार किया है कि नौकरशाही की शक्ति प्राप्ति एवं शक्ति संचय की आंतरिक प्रवृत्ति व कमी को कैसे रोका जाए। तो मार्टिन एल्ब्रो ने नौकरशाही की शक्ति संचय की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 5 उपाय बताए हैं। ये वेबर से भी संदर्भित है। अधिशासी मंडल की व्यवस्था यानी कॉलेजियलिटी की स्थापना की जाए, यानी एक से अधिक व्यक्ति नीतिगत निर्माण प्रक्रिया में शामिल हो। तो भारत में भी क्या है कि जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, इवन जो इलेक्शन कमीशन है, तो वहां पर एक की बजाय 3 व्यक्ति बैठाए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर होगा तो निरंकुश हो सकता है, लेकिन अगर 3-3 लोग हैं कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन बना रहेगा। ये बात है। वेबर ने रोमन कंसुलेट ब्रितानवी कैबिनेट को इस प्रकार की व्यवस्था बताया है। फिर पावर सेपरेशन, तो पारस्परिक समझौते के आधार पर कार्य 2 निकायों में विभाजित कर लिया जाता है। वेबर ने ब्रिटेन के राजा एवं संसद के बीच बजट को लेकर होने वाली आपसी सहमति को अच्छा उदाहरण बताया। अमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन, तो गैर पेशेवर एवं नौसिखिया प्रशासन, तो यह शौकिया प्रशासन होता है जिसमें प्रशासनिक अमले को कोई पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जाता है, वे स्वयं के संसाधनों से ही काम चलाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो प्रशासनिक सदस्यगण मतदान द्वारा चुने जाते हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि जन सहभागिता से निर्णय लेते हैं। वेबर ने इस व्यवस्था को नौकरशाही पर अंकुश के लिए सबसे उपयुक्त माना है। और रिप्रेजेंटेशन, तो वेबर ने ब्रिटिश संसद को इसका उदाहरण माना है। मैक्स वेबर के आलोचक तो रॉबर्ट के मार्टिन है, टॉलकॉट पर्सन है, रुडोल्फ है, रॉबर्ट ट्रेविस है, ला परम्बरा है, हार्वर्ड साइमन है, चेस्टर बर्नार्ड है, रेमजे म्योर है और बर्टन। तो वेबर के सिद्धांत को यांत्रिक यानी मैकेनिकल थ्योरी कहा जाता है। इसे बंद व्यवस्था का प्रारूप समझा जाता है। यह कार्मिकों के व्यवहारवादी पक्ष एवं व्यक्तिगत पहलुओं की अनदेखी करता है। रुडोल्फ के अनुसार यह अलगाव, अजनबीपन एवं प्रतिरोध का निर्माण कर सांगठनिक ऑर्गेनाइजेशनल जो अक्षमता है उसको पैदा करता है। इनकैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल इनकैपेबिलिटी को बढ़ाता है। क्लाउस ओफे ने वेबर के तर्क संगत नौकरशाही मॉडल की आलोचना करते हुए लिखा है कि रूढ़िवादी नौकरशाही किसी विकासशील देश के बहुमुखी एवं जटिल आर्थिक सामाजिक विकास में अनुपयोगी है। वेबर के मॉडल की आलोचना में ओफके ने लिखा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी है एवं सिस्टमैटिक रैशनैलिटी का एक साथ अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी और सिस्टमैटिक रैशनैलिटी का एक साथ अस्तित्व नहीं हो सकता है। बंधे बधाए नियमों को व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको ब्यूरोक्रेट्स को भी लिबर्टी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहा लकीर के फकीर तो आप हो नहीं सकते। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आपको नियम के परे जाकर निर्णय लेने पड़ते हैं। अब कोई गरीब है, भूखा है, 10 दिन से उसको राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आधार कार्ड से ही आपको राशन देना है, तो फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपको व्यक्ति, चूंकि आप व्यक्ति के लिए शासन कर रहे हैं, तो फिर आप कोई दूसरा एक प्रकार से हल निकालेंगे। लेकिन आप अगर उसको छूट ही नहीं देंगे, आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड, अब ब्यूरोक्रेट को आप बांध देंगे तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा ना। ये बात रॉबर्ट के मार्टिन ने वेबर की नौकरशाही को प्रशासनिक अयोग्यता, ट्रेंड इनकैपेसिटी कहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी कहा है। डेवी ने ऑक्यूपेशनल साइकोसिस और बर्नार्ड ने व्यावसायिक विकृति, प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन इसको कहा है। फिर माइकल क्लोजियर व एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने वेबेरियन मॉडल के कटु आलोचना की है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने वेबर का नौकरशाही मॉडल विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त है ऐसा बोलते हैं। फिर उनमें थिंकर है, एफ.एम. मार्क्स हैं,
तो ये जर्मन अमेरिकन प्रशासनिक विद्वान थे। इन्होंने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। तो 1960 तक ये चीन में थी, देखी जा सकती है। 1940 से 1740 तक प्रशिया में इसको देखा जा सकता है। और जनता की सेवा नहीं बल्कि अभिभावक के रूप में ये काम करते हैं। फिर से इसमें शास्त्रोक्त आचरण, न्यायपूर्ण एवं उपकारी इसके बात रहती है। फिर जनमत की अवहेलना ये करते हैं। परंपरावादी, रूढ़िवादी एवं निरंकुश होते हैं ये। संरक्षक ब्यूरोक्रेसी इसका उदाहरण हो सकती है। फिर प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित ये गार्जियन और ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। कास्ट ब्यूरोक्रेसी, तो प्राचीन भारत में उच्च जातियों की भर्ती वाली प्रणाली है ये। वर्गीय या इसका जाति चरित्र होता है। योग्यता की बजाय जाति व वंश पर आधारित होती है। पद एवं जाति में अंतर संबंध होता है। विलियम ने इसे कुलीन तंत्र कहा। एमएफ या एमएस मार्क्स ने एफएम मार्क्स ने प्राचीन रोमन साम्राज्य तथा नवीन उदाहरण में जापान का मेजी संविधान इसे बताया है, जो कि कास्ट ब्यूरोक्रेसी का एक उदाहरण हो सकता है। पेट्रोनेज यानी संरक्षण या संरक्षक ब्यूरोक्रेसी, तो यूएसए में है ये इसे लूट या स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। पद पुरस्कार पद्धति, जैक्सोनियन पद्धति भी इसे कहा जाता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो बेसिकली जो यूएसए जैसे देश है वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव से ही निकल के आती है। तो जैसे चुनाव हुए तो लोग अपने आप से वो एक प्रकार से अपनी जो मंत्रिमंडल है उसको चुनते हैं, और एक प्रकार से लूट प्रणाली ये होती है। स्पॉइलर सिस्टम होता है जहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने ही जो उनके खास लोग होते हैं उनको ही ब्यूरोक्रेसी में डाल देते हैं। तो ये एक प्रकार से लूट प्रणाली का उदाहरण है। मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी तो आधुनिक प्रणाली है जो अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। तो भारत में अगर देखा जाए तो ये मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी तटस्थ एवं निष्पक्ष होती है। फिर एंथनी डाउन्स यूएसए के हैं। नौकरशाही के 5 प्रकार बताते हैं एंथनी डाउन्स। तो एंथनी डाउन्स ने अपनी पुस्तक इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, जो कि 1964 में आती है, में नौकरशाही की निंदा करते हुए लिखा है कि नौकरशाही जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होती है और नौकरशाही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होती है। इस संदर्भ में डाउन्स ने स्वयं सेवा स्वामी भक्ति यानी सेल्फ सर्विंग लॉयल्टी का नियम दिया है, जिसका आशय यह है कि सब अधिकारी जनहित की बजाय संगठन के प्रति पूर्ण ईमानदार एवं वफादार होते हैं, जो उनकी नौकरी की सुरक्षा न पदोन्नति एवं पदोन्नति नियंत्रित करती है। तो सभी जो नौकरशाह होते हैं वो जनता के लिए नहीं है, जनहित के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार होते हैं, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें पदोन्नति मिलेगी तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, अगर कहीं पर बात आएगी पब्लिक हित और अपने डिपार्टमेंट का हित, तो ये अपने डिपार्टमेंट के हित को ज़्यादा वरीयता देते हैं। एंथनी डाउन्स ने नौकरशाही के 5 मौलिक प्रकार बताए। पहला लता यानी क्लाइंबर, तो यह नौकरशाही धन, आय और प्रतिष्ठा का बढ़ाना मुख्य उद्देश्य मानती है। फिर जो संरक्षक यानी कंजर्वर जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये सुविधा एवं सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। लताओं के विपरीत ये अपनी शक्ति, आय एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि जो है उसे बनाए रखना चाहते हैं। तो लता है या क्लाइंबर है, ये अपने धन, आय, प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, जबकि ये जो है उसको एक प्रकार से बनाए रखना चाहते हैं, कंजर्वेटिव है। कट्टरपंथी जियोलॉट्स हैं, ये सरकार की संकीर्ण नीतियों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। अधिवक्ता यानी एडवोकेट्स, तो ये व्यापक प्रकारों एवं व्यापक संगठनों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। राजमर्मज्ञ स्टेटमैन, ये संपूर्ण समाज के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित करने के लिए शक्ति चाहते हैं। ये स्वहितकारी एवं जन कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। प्लेटो के अभिभावकों के ये तुल्य हैं। फिर नौकरशाही की आलोचना, तो माइकल क्रोजियर, यह अपनी गलतियों से सबक नहीं लेती बल्कि दोहराती रहती। तो आप देखते हैं कि ये सबक नहीं लेते हैं। एक बार नाली बनाएंगे, फिर इनको लगा अरे यार पाइप डालना भूल गए, फिर ये फिर से खोदेंगे, फिर नाली बनाएंगे, है ना, नाली मतलब पाइप डालेंगे, फिर इनको लगेगा अरे यार कुछ और रह गया है, तो फिर से खोदेंगे। तो मतलब ये खोदते ही रहते हैं, ये सबक नहीं लेते हैं। एक बार सड़क बनानी है तो आप ऐसा प्लान करो ना कि उसमें सीवरेज सिस्टम डाल दो पूरा, है ना, और पूरी अच्छी व्यवस्था कर दो, जो है उसको फिट कर दो। बार बार इससे क्या होता है, ये गलतियों से सीखती नहीं बल्कि उसको दोहराती रहती है। कपड़ा तो काटती है पर उसे तन का पता नहीं होता है कि कितने मीटर में, कितने इंच में कहाँ क्या काटना है। काटते रहो, खोदते रहो, बस ये इनका काम ये है। लॉर्ड, तो ये बहुत अच्छी बात करता है माइकल क्रोजियर, बिल्कुल नब्ज पकड़ता है ब्यूरोक्रेसी की। फिर लॉर्ड हीवर्ट ने अपनी प्रसिद्ध कृति न्यू डिस्पोटिज्म, नवीन निरंकुशता 1920 में आती में लिखते हैं कि अधिकारीगण ऐसी शक्तियां हथियाने की कोशिश कर रहे हैं जो यथार्थ से व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में। तो ये
न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका के जो क्षेत्र हैं उन पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी अधिकार करना चाहते हैं। फिर रैमजे म्योरे ने हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, तो यह फ्रैंकलिन के दैत्य की तरह है जो अपने मालिक को ही खा जाना चाहती है। यह वह अग्नि है जो सेवक के रूप में तो अच्छी है पर मालिक के रूप में घातक है। फिर नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। तो रोल किसका रहता है? जो फैसले लिए जाते हैं बेसिकली। अब ये बताओ कि कोई भी मंत्री है तो उसके पास इतना नॉलेज थोड़ी रहता है, तो अल्टीमेटली किसी भी मिनिस्ट्री के जो फैसले लिए जाते हैं, नीतिगत फैसले या वैसे भी फैसले, तो कौन लेता है? ज़्यादातर ये ब्यूरोक्रेट्स ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई आरोप लगा तो किसके ऊपर लगेगा? मंत्री के ऊपर लगेगा। मंत्री की छवि खराब होगी, तो ये बात रहती है। रॉबर्ट के मार्टन, तो नौकरशाही सत्ताधारी सेवक है व प्रशिक्षित अयोग्यता, ट्रेंड इनकैपेसिटी है इसमें। बड़े शहर में राजनीतिक मशीन है ये नौकरशाही। कार्ल मार्क्स, तो मार्क्स ने हेगल की तरह नौकरशाही को उदात्त या परसेवा करने वाला संगठन नहीं माना है। हेगल के अनुसार नौकरशाही सार्वभौम परहितवाद यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म के प्रतीक है, जबकि मार्क्स के अनुसार नौकरशाही अपनी संपूर्णता में हित विशेषों का समुच्चय है। अपनी कृति द 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट में मार्क्स ने लिखा है कि नौकरशाही एक ऐसा परजीवी है, पैरासिटिक है, जिसने फ्रांस के समाज को जाल की भांति जकड़ लिया था, इसके सारे रंध्रों को बंद करके उसका गला घोट रहा है। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का उदय 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद एवं राष्ट्र राज्य के उदय के कारण हुआ था। नौकरशाही ऐसा घेरा है जिससे कोई बच नहीं सकता। यह वर्ग शोषण का यंत्र है। पीटर थीसिस, तो पीटर की थीसिस, नौकरशाही में प्रबंधक अपनी अक्षमताओं का स्तर बढ़ा लेते हैं। जो प्रबंधक है अपनी अक्षमताओं का स्तर, क्योंकि अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, आप न्यू चीजें नहीं सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो अक्षमता है बढ़ती ही नहीं जाएगी। यही बात है कि आप जो पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या आप अपने पुराने प्रोफेसरों से पूछिए कितना नॉलेज है उनका बेस, कुछों को छोड़कर जो वास्तव में अपने नॉलेज को अपग्रेड करते जाते हैं, उनका तो नॉलेज है, लेकिन जो पुराने पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं कितना जानते हैं, ये एक कहीं ना कहीं संशय का विषय है। तो यही बात है कि जो मतलब धीरे धीरे जब चीजें पुरानी हो जाती हैं तो क्षमता तो बढ़ ही जाती है। बर्टन रसल सिद्धात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं ये। थॉमस कार्लाइल, तो नौकरशाही महाद्वीपीय कंटक यानी कॉन्टिनेंटल नुआंस है, इससे यूरोपीय महाद्वीप पीड़ित है पर ब्रिटेन नहीं है। पार्किंसंस लॉ, तो अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, अर्थात नौकरशाही में स्व-विस्तार की प्रवृत्ति पाई जाती है। वही खोदो बनाओ इनका चलता रहता है। जो कार्य नहीं है उसको भी गढ़ लेते हैं। राल्फ मिलीबैंड की कंजर्वेटिव पावर ब्लॉक यानी रूढ़िवादी शक्ति गुट की अवधारणा के तहत मिलीबैंड ने स्पष्ट किया है कि समाजवादी देशों में जहां अमूल परिवर्तन की बात की जाती है, वहां भी सिविल सेवक कंजर्वेटिव वीटो ग्रुप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रत्येक कार्य में टांग अड़ाते हैं। तो यही बात है कि चाहे आप बीजेपी से कांग्रेस में चले जाओ या कैसे भी चले, कुछ भी कर लो, जो बेसिक ढांचा है वो कभी बदलने वाला नहीं है। बेसिक ढांचा कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट ही चलाते हैं। मिलोवान जिलास, पुस्तक है न्यू क्लास कोलन एन एनालिसिस ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम, 1957 में आती है इनकी पुस्तक। तो युगोस्लाविया के लेखक मिलोवान जिलास ने कहा है कि सोवियत संघ में वर्ग विहीन समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित अधिकारियों एवं नौकरशाहों की एक न्यू क्लास तैयार हो गई है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो गया। संक्षेप में नौकरशाही भ्रष्टाचार, रूढ़िवादिता, लाल फीताशाही, लेट लतीफी शोषण का पर्याय मानी जाती है। हालांकि कल्याणकारी राज्यों एवं विकासमान समाजों के लिए यह अनिवार्य है, पर इसकी कमियां दूर करना भी आवश्यक है। नौकरशाही के सेंट पॉल बेवर तक ने आयरन केज कॉन्सेप्ट के तहत लिखा है कि नौकरशाह बिना आत्मा के विशेषज्ञ व बिना हृदय के भावनामय होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आर स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट एंड सेंसुअलिस्ट विदाउट हार्ट। नौकरशाही की इन कमियों के कारण 1980 के दशक में से ये नवीन अवधारणाएं प्रतिपादित की गई। कौन कौन सी? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जाती है, ई गवर्नेंस की बात की जाती है, डाउन साइजिंग गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, लोक सेवाओं का निजीकरण की बातें की जाती रही हैं। फिर रॉबर्ट के मार्टिन ने प्रशासनिक अयोग्यता का कॉन्सेप्ट दिया है। डेबी ने व्यावसायिक मन स्ताप की बात की है। फिर बर्नार्ड ने व्यावसायिक विकृति की बात की है। मैक्स वेबर ने लॉ ऑफ पिंजरा आयरन केज की बात की है। बर्टन रसल ने निषेधात्मक मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया है। विक्टर थॉमसन ने ब्यूरो पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। थॉमस कार्लाइल ने महाद्वीपीय कंटक का कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्टिनेंटल नुआंस। राल्फ मिलीबैंड ने रूढ़िवादी शक्ति गुट कंजर्वेटिव
पावर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर लॉर्ड हेबर्ट ने नवीन निरंकुशता का कॉन्सेप्ट दिया है। मिलोवान जिलास ने न्यू क्लास के रूप में ब्यूरोक्रेसी को परिभाषित किया है। नौकरशाही को एक बीमारी मानते हुए विक्टर थॉमसन ने इसे ब्यूरोपैथोलॉजी की संज्ञा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति हॉवर के अनुसार नौकरशाही में 3 ऐसी प्रवृत्तियां हैं, यानी स्वस्थिरता, स्विस्तार, अधिक शक्ति की मांग, जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। प्रोफेसर लॉस की नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण पदाधिकारियों के हाथों में इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति समान नागरिक की स्वतंत्रताओं को संकट में डाल देती है। कार्ल मार्क्स नौकरशाही एक प्रकार की देवत्व है। नौकरशाही एक प्रकार का देवत्व है जिसके सामने व्यक्ति निस्सहाय एवं घबराया हुआ महसूस करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही, एक देवत्व है। चाहे वो पुलिस प्रशासन महकमा हो, चाहे प्रशासनिक महकमा हो, लोग डरते रहते हैं, निस्सहाय रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जैसे जी सर खा लेंगे, जी सर बहुत तोप है। मतलब ठीक है, लेकिन तोप नहीं होना यार। आप जनता के सेवक हो, लेकिन आप बन क्या रहे हो? तो आप तोप बन रहे हो। आप मतलब लोगों को सुन नहीं रहे हो। आप किसके लिए सरकार में आए हो या किसके लिए प्रशासन में बैठे हो? लोगों के लिए बैठे हो। पैसा तुम कौन दे रहा है? तुमको पैसा जनता से ले रहे हो ना। तुम जनता के टैक्स से तुमको फीस जा रही है, लेकिन तुम जनता को जनता नहीं मानते हो, आदमी को आदमी नहीं मानते हो। जी सर, जी सर, जी सर। अरे जी सर किस बात का जी सर? तो इसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी है जो महत्वपूर्ण। उसमें जैसे यूएसए में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। इंदिरा गांधी जब आई थी 1977 के बाद, या जो इमरजेंसी में, उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का ही कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है हमारे प्रति, हमारे शासन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। केंद्रीकृत नौकरशाही ये चीन में है। तटस्थ नौकरशाही ये यूके, जापान और भारत में है। नौकरशाही का प्रकार एवं प्रधानमंत्री, तो ये नेहरू के समय प्रातिनिधिक नौकरशाही थी, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी थी। इंदिरा गांधी के समय प्रतिबद्ध यानी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी थी। मोरारजी देसाई के समय तटस्थ नौकरशाही थी। बीपी सिंह के समय समाज कल्याण आधारित नौकरशाही थी, वेलफेयर बेस्ड नौकरशाही थी। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।